हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमारी 10th क्लास की हिस्ट्री का 4th चैप्टर चल रहा है। इसके हम 2 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप बेटा आपने सभी ने वीडियोस देखी होंगी, आपको समझ आया होगा। आज हम इसका 3rd पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Okay, now let's start. Today we will discuss our next topic is contemporary Indian society. आज हम अभी तक बेटा हमने यूरोप के बारे में डिस्कस किया था। हमारी जो 2 वीडियोस थी उसमें हमने यूरोप के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसके अंदर इंडिया की जो इंडियन सोसाइटी है उसके अंदर पुराने समय के अंदर कैसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता था, रूलिंग क्लास कैसी थी, इन सब के बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी हैड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड। जब मेडिवल पीरियड चल रहा था उस समय के अंदर भारत का जो समाज था वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा जटिल समाज कहलाता था, बहुत जटिलता से गुजर रहा था। इन्वेशन ऑफ इंडिया आफ्टर बाई तुर्क्स ने जब हमारे भारत के ऊपर आक्रमण किया था उसके बाद से लार्ज नंबर ऑफ पीपल केम हेयर फ्रॉम सेंट्रल एशिया इन सर्च ऑफ सस्टेनेंस। तो उस समय बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो मध्य भारत से, सेंट्रल एशिया से जो लोग थे वह किसके लिए, वह सस्टेनेंस यानी कि रोजगार लेने के लिए, रोजगार की तलाश में हमारे भारत के अंदर आकर बस गए थे। मोस्ट ऑफ देम से लिव्ड इन इंडिया, इनमें से स्टार्टेड लिव्ड, इनमें से बहुत सारे लोगों ने इंडिया के अंदर ही रहना स्टार्ट कर दिया। दे बिकेम पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा पार्ट बन गए। बट वर ऑल्सो सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग देयर ओन आइडेंटिटी, और ये समाज लेकिन अपनी अलग पहचान बनाने के अंदर भी क्या हुए, बहुत अधिक सक्सेस हुए। मतलब इन्होंने अपनी खुद की भी आइडेंटिटी बनाई। अमंग दीज पीपल देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इन सभी लोगों के अंदर से बहुत बड़ी संख्या के अंदर ऐसे लोग भी थे हुज रिलीजन और क्रीड वॉज डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल सिटीजन्स हेयर, जिनका धर्म और मतलब जो बहुत बड़ी संख्या के अंदर यहाँ इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनका धर्म, रिलीजन और इनकी जो क्रीड यानी कि इनका जो पंथ था, ग्रुप था, वह क्या है, यहाँ पर रहने वाले लोगों से बिल्कुल डिफरेंट था। देयर अराइवल ब्रॉड कॉम्प्लेक्सिटी टू इंडियन सोसाइटी, इनके आने से हमारे भारत का जो समाज था उसके अंदर क्या आ गया, बहुत ज़्यादा जटिलता आ गई। इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, उस समय भारत की जो इकोनॉमी थी वो टोटली एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी, इसलिए किसान पीसेंट्स हैड एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन सोशल। तो इसलिए उस समय समाज के अंदर जो पीजेंट्स वर्ग था, जो किसान था, उसका क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस था। सोसाइटी हेयर वाज रूरल एंड इंक्लूडेड मैनी कैटेगरीज ऑफ पीजेंट्स अपार्ट फ्रॉम जमींदार, और जो पूरा समाज था वह रूरल एरिया के अंदर बसा हुआ था। और ना केवल समाज, रूरल एरिया इंक्लूडेड मैनी कैटेगरीज ऑफ पीजेंट्स, इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी के जो किसान भाई थे, पीजेंट्स थे, अपार्ट फ्रॉम जमींदार, वो सब, और यहाँ तक कि जो जमींदार लोग भी थे वह भी क्या है, इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहे थे, कैटेगरी में आ रहे थे। अर्बन क्लास वाज ऑल्सो डिवाइडेड इन सेवरल क्लासेस, इसी प्रकार से जो अर्बन क्लासेस थी उन्हें भी क्या अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, विच इंक्लूडेड मर्चेंट्स, आर्टिसंस एंड इंटेलेक्चुअल्स, और जिन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जिसमें मर्चेंट्स, आर्टिसंस और इंटेलेक्चुअल्स जो लोग थे। मर्चेंट्स व्यापारी, आर्टिसंस जो कारीगर जो लोग होते हैं, और इंटेलेक्चुअल्स होते बुद्धिजीवी लोग यानी माइंडेड पर्सन। देयर वर मैनी क्लासेस इन दिस सोसाइटी, इन सोसाइटी के अंदर बहुत सारी अलग अलग क्लासेस में डिवाइड हुआ था, रिलीजियस एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब इसके अंदर हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए चलते हैं। अब देखिए इसके अंदर नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है रूलिंग क्लास। तो रूलिंग, अब इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आ रहा है वो क्या है, रूलिंग क्लास। और रूलिंग क्लास में देखिए, दिस इंक्लूडेड अ क्लास दैट रिप्रेजेंटेड द इम्पेरियल पावर और सेंट्रल अथॉरिटी। इसके अंदर जो रूलिंग क्लास थी उसके अंदर वो उसमें कौन सा वर्ग आ रहा था, जो एक शाही वर्ग था, जो मतलब इम्पेरियल पावर था, और सेंट्रल अथॉरिटी हो इसकी, जो मतलब सारी पावर थी किसके, सेंटर के हाथ में थी। सेकंड क्लास वाज दी लोकल रूलर्स, जो सेकंड क्लास थी वो रूलर्स की थी।
चीफ चैप्टियंस और लैंड ओनर्स हु रिप्रेजेंटेड द लोकल पावर, जो अपनी लोकल पावर को रिप्रेजेंट करते थे। दिस रूलिंग क्लास ऑल्सो वाज इन्वॉल्व इन ऑफिशियल वर्क, ये जो रूलिंग क्लास थी वह ऑफिशियल वर्क भी करती थी। दे शेयर पावर विद द रूलर्स, यह अपनी पावर्स को रूलर्स के साथ शेयर करते थे। एंड रिसीव्ड अ हाई सैलरी, और इन्हें बहुत अच्छा पैसा मिलता था। लाइक यूरोपियन फ्यूडल लॉर्ड्स, यूरोप के अंदर जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उन्हीं की तरह दे वर नॉट द ओनर्स ऑफ द लैंड, यह खेतों के मालिक नहीं होते थे, बट दे वर सर्टेनली इन्फ्लुएंशियल, यह भूमि के खेतों के तो मालिक नहीं होते थे, लेकिन क्या है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस यानी क्या ये बहुत प्रभावशाली होते थे। अर्लियर पुराने पहले क्या था मेडिवल पीरियड के इसमें कंट्रोल ऑफ पावर वाज विद द लोकल रूलर, जो सारी पावर थी वो लोकल रूलर्स के हाथ में थी। बट आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, लेकिन जब से दिल्ली सल्तनत की एस्टेब्लिशमेंट हुई, कंट्रोल ऑफ तुर्क ऑन द सेंट्रल पावर हैड ब्रोट देम टू सेकंड कैटेगरी, तो ये सारी जो पावर थी ये कहाँ चली गई, सेकंड कैटेगरी के लोगों के पास चली गई। देयर पोजीशन रिमेन्ड, अब इनकी जो पोजीशन थी, देयर पोजीशन रिमेन्ड द सेम ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एज वेल, इनकी जो पोजीशन थी वह मेडिवल पीरियड के समय में क्या है बिल्कुल सेम थी। देयर वॉज ऑल्सो अ क्लास विद द रूलिंग क्लास दैट लिव्ड इन द विलेजेस, यह रूलिंग क्लास के जो लोग थे वो गाँव में रहते थे एंड एन्जॉयड पावर्स, और वो अपनी पावर को एन्जॉय करते थे। दिस क्लास वाज द क्लास ऑफ लैंड ओनर्स, ये जो वर्ग था ये किसका, लैंड ओनर्स का, यानी कि जमींदारों का वर्ग था। They were the owners of large lands and the state also entrusted them and the responsibility of collecting rent, इनका जो कार्य होता था वो क्या होता था कि जो रेंट होता था, टैक्स होता था बड़े बड़े एरिया से, उसको कलेक्ट करना, एंड इन रिटर्न फॉर विच दे ऑल्सो रिसीव्ड रेमुनरेशन फ्रॉम द किंग, इन सब के बदले में जो राजा होता था वो इन्हें गुजारा भत्ता देता था। देयर लैंड दीज लैंड ओनर्स वर इन द टॉप पोजीशन एट द विलेज, ये जो लैंड ओनर्स थे यह विलेज में टॉप पोजीशन पर आते थे। दे यूज टू कीप एन आर्मी, यह अपने साथ आर्मी रखते थे। दे हैड देयर ओन फोर्ट, इनके अपने खुद के किले होते थे। विच वर अ सिंबल ऑफ देयर प्रेस्टीज, जो इनकी शान की का एक सिंबल था, प्रतीक था। डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, देश के अलग अलग भागों में दे वर नोन बाय डिफरेंट नेम्स, इन्हें अलग अलग नामों से ही जाना जाता था, जैसे नायक, राय, चौधरी एटसेट्रा। देयर इनकम वॉज लिमिटेड, इनकी जो इनकम थी क्या थी, बहुत लिमिटेड थी इन कंपेरिजन टू अर्बन एलाइट, मतलब जो अर्बन जो अर्बन के जो एलाइट जो पर्सन्स थे उनके बदले में इनकी जो इनकी जो इनकम थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली क्या थी, बहुत ज़्यादा कम थी, बहुत ज़्यादा कम इनकी इनकम होती थी। दे लिव्ड लाइक ऑर्डिनरी फार्मर्स, यह आम किसानों की तरह जीवन व्यतीत करते थे। एंड इन मेडिवल पीरियड रूरल लैंड ओनर वाज सीन एज अ चैलेंज टू द सेंट्रल पावर्स, और मेडिवल पीरियड में जो पावरफुल जो रूरल लैंड ओनर्स थे उन्हें क्या, उनको बहुत सारी सेंट्रल जो पावर्स थी वो उन्हें दे दी गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है मावासट। मावासट देखिए क्या है, मैनी फार्मर्स नाइदर पेड टैक्सेस टू द गवर्नमेंट नॉर ओबेड एनी ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे किसान जो ना तो टैक्स देते थे सरकार को और ना ही सरकार के ऑर्डर्स को फॉलो करते थे। इन द इवेंट ऑफ एन अटैक बाय द आर्मी दे यूज टू माइग्रेट टू इनएक्सेसिबल प्लेसेस, और जिस समय आर्मी इनको पर अटैक करती थी तो यह ऐसे स्थानों को पर चले जाते जहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल होता था, जैसे फॉरेस्ट, हिली एरिया, डेजर्ट। सच एरियाज वर नोन इन कंटेम्प्रेरी डिस्क्रिप्शन एज मावास और मावासट, और ऐसे एरियाज को किस नाम से जाना जाता था, मावास या मावासट के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास में देखिए, रूलिंग क्लास कंसिस्टेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल जमींदार, इसके अंदर कौन कौन आते थे, ऑफिशियल्स आते, ऑफिसर्स आते तो जमींदार आते थे। सोर्स ऑफ इनकम ऑफ फंक्शनर्स और लार्ज स्टेट वाज डिटरमाइंड बाय द स्टेट, इनका जो इनकम का सोर्स था यह स्टेट से, राज्य से के जो कार्य होते थे उससे ही इनकी इनकम होती थी। आइदर दे रिसीव्ड अ कैश सैलरी, और ये कैश सैलरी भी नहीं मिलती थी, और हैड द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस, और ये वहाँ के एरिया से लैंड से टैक्स कलेक्ट करते थे। एरिया हुज लैंड रिवेन्यू वाज असाइन टू देम वाज इक्ता, और जो जिन एरिया से ये रिवेन्यू यानी कि ये टैक्स लेते थे उसे इक्ता के नाम से जाना गया था।
Between 13 to 15 century same area came to be called जागीर, और 13 से 15 जो सेंचुरी थी उसके बीच में सेम एरिया को जागीर के नाम से जाना गया। एंड फ्रॉम 615 टू 13 टू 15 का जो पीरियड था उसमें इक्ता के नाम से जाना जाता था, और 15 टू 18 का जो पीरियड था उसमें जागीर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आता है जमींदार। लोकल रूलिंग जो क्लास था मेडिवल पीरियड में, उसके पास जो पावर थी उसे जमींदार के नाम से जाना गया था। एरिया ओवर विच हिज अथॉरिटी वाज वैलिड वॉज कॉल्ड हिज जमींदारी, और जिस एरिया के ऊपर उसकी अथॉरिटी होती थी उस एरिया को जमींदारी कहा गया था। एज जमींदार दे यूज टू हैव ऑफिशियल अथॉरिटी ओवर द पीपल लिविंग इन द एरिया, और जमींदार के रूप में दे यूज टू हैव ऑफिशियल अथॉरिटी, और इनके पास अपनी ऑफिशियल अथॉरिटी होती थी। नेक्स्ट आता है रिलीजियस क्लास। रिलीजियस क्लास में देखिए, along with Hindus, Muslims also lived during the medieval period। अब जो रूलिंग क्लास है उसमें क्या बताया गया है, हिंदू और मुसलमान के साथ हमारे भारत के अंदर मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों रिलीजन के लोग रहते थे। इन बोथ दीज रिलीजन, दोनों रिलीजन्स में देयर वर अ क्लास दैट मेड इट्स लिविंग थ्रू रिलीजियस एक्टिविटीज़, और इस पीरियड के अंदर इस वर्ग में ऐसा वर्ग था जो अपनी आजीविका चलाता था। एंड अमंग द मुस्लिम दिस क्लास वाज कॉल्ड द उलेमा, और मुसलमानों के अंदर इस वर्ग को उलेमा के नाम से जाना जाता था। अलंग विथ टीचिंग एंड लर्निंग दिस क्लास यूज टू एंगेज इन रिलीजियस एक्टिविटीज़, और पढ़ाई के साथ साथ यह जो वर्ग था यह रिलीजियस एक्टिविटीज़ के अंदर भी जुड़ा हुआ था। मौलवीज केम फ्रॉम दिस क्लास हु परफॉर्म्ड रिलीजियस फंक्शंस फॉर द मॉस्क्यूज, और मस्जिद के धार्मिक कार्य करने वाले जो लोग थे उन्हें मौलवी कहा जाता था। टीचर्स ऑफ मदरसा एंड मकतब्स, और मदरसों में और मकतबों के जो टीचर्स होते थे। एंड जजेस ऑफ कोर्ट्स केम फ्रॉम दिस क्लास, और इसके अंदर कोर्ट के जो जजेस होते थे वो सभी इसके अंदर आते थे। दे हैड स्टेट पैट्रोनेज, इसके अलावा इन्हें राजकीय संरक्षण भी, स्टेट पैट्रोनेज भी दिया जाता था, सुरक्षा भी दी जाती थी। ग्रांट्स वर ऑल्सो गिवन टू देम बाय द स्टेट, राज्यों की तरफ से इन्हें ग्रांट्स भी दिए जाते थे, और ग्रांट्स होता है अनुदान, यानी कि राशि दी जाती थी। एंड दे वर नॉलेजेबल अबाउट द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ इस्लाम, और इसके अलावा यह इस्लाम के जो ग्रंथ थे उसकी भी इन्हें बहुत अधिक जानकारी होती थी। अमंग द हिंदूज देयर वाज वन सच क्लास, और हिंदुओं के अंदर सिर्फ एक ही क्लास थी, वो कौन थी, ब्राह्मण्स। वर्क ऑफ रिलीजियस एक्टिविटीज वर डन बाय, जितने भी धार्मिक कार्य होते थे वो ब्राह्मणों के द्वारा करवाए जाते थे हिंदू सोसाइटी के अंदर। एंड देयर मेन वर्क वाज टू टीच द रिलीजियस एक्टिविटीज ऑफ टेम्पल एंड इन द स्कूल, और इनका जो मेन कार्य होता था वह मंदिरों के अंदर और स्कूलों के अंदर धार्मिक कार्य करवाना होता था। पीपल यूज टू गिव डोनेशंस टू देम, और जो लोग होते थे वो इसके लिए इन्हें डोनेशंस यानी कि दान भी देते थे। एंड दे वर स्कॉलर्स ऑफ हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट, और इन्हें हिंदुओं के जो रिलीजियस टेक्स्ट थे, रिलीजियस बुक्स थी, उसकी बहुत अधिक नॉलेज थी। ऑलमोस्ट एवरी विलेज इन इंडिया हैड अ ब्राह्मण हाउस, और भारत के जितने भी गांव थे हर गांव के अंदर ब्राह्मणों का घर मिलता था। ऑल द रिलीजियस फंक्शंस ऑफ विलेज, गांव के अंदर जितने भी धार्मिक कार्य होते थे वो सभी कार्य ब्राह्मणों के द्वारा करवाए जाते थे। Brahmins among the Hindus and the ulemas among the Muslims used to solemnize marriages according to the customs। हिंदुओं के अंदर जो ब्राह्मण लोग होते थे और मुसलमानों के अंदर जो उलेमास होते थे, यह मैरिज जैसे फंक्शंस के अंदर जितने भी रीति रिवाज होते थे वो सभी इनके द्वारा करवाए जाते थे। नेक्स्ट आता है उलेमा। उलेमा देखिए, उलेमा में क्या बताया है, उलेमा इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द पर्शियन वर्ड एलिम। जो उलेमा है वो पारसी का वर्ड है, एलिम उसका प्लूरल वर्ड है। एंड एलिम इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम इल्म, और जो एलिम वर्ड है वह इल्म से निकला है जिसका मीनिंग होता है नॉलेज। सो द पोजेसर्स ऑफ नॉलेज इज एलिम, इसलिए जो ज्ञान, जिसके पास ज्ञान होता था वह उसे एलिम कहा जाता था। एंड दिस वाज द मेन सेक्शन ऑफ द लर्न पीपल ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन द मेडिवियल पीरियड। और जो मुस्लिम सोसाइटी थी उसके अंदर जो पढ़े लिखे लोग थे उनका ये एक अलग से सेक्शन बनाया गया था। मकतब वॉज अ टाइप ऑफ स्कूल इन विच स्टूडेंट्स रिसीव रिलीजियस एजुकेशन अलॉन्ग विद द नॉलेज ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। मकतब एक ऐसा
स्कूल का एक ऐसा टाइप था, प्रकार था, जहाँ पर बच्चों को रिलीजियस एजुकेशन दी जाती थी और साथ साथ बच्चों को शिक्षित भी किया जाता था, पढ़ाई भी करवाई जाती थी। बलुतेतर में देखिए क्या बताया गया है, अ क्लास ऑफ विलेज सर्वेंट्स इन मेडिवल टाइम हु रिसीव्ड अ पोर्शन ऑफ कोप इन रिटर्न फॉर वर्क। जो मेडिवल पीरियड था उसके अंदर गांव के अंदर जो सर्वेंट्स थे, सेवा करने वाले जो लोग थे, जो जब कार्य करते थे उसके बदले में उन्हें जो फसल तैयार की जाती थी उसका एक पार्ट उन्हें कार्य के बदले में दिया जाता था। देयर नंबर वाज 12 इन द विलेजेस ऑफ महाराष्ट्र, दीज इंक्लूडेड गोल्डस्मिथ, पोटर। उस समय महाराष्ट्र के अंदर इनकी जो संख्या थी कितनी थी, 12 थी, जिसमें कौन कौन आते थे, सुनार आते थे, पोटर्स आते थे, कारपेंटर्स, ब्लैकस्मिथ, कॉली, बोटमैन एटसेट्रा। इन रिटर्न फॉर हिज सर्विस थ्रू आउट द ईयर ही यूज्ड टू गेट अ पार्ट ऑफ द क्रॉप व्हेन इट वाज रेडी। और जब यह पूरे साल कार्य करते थे तो उसके बदले में उन्हें फसल का एक हिस्सा प्रदान किया जाता था। In the medieval period, local ruling class has established its participation in government work। और मेडिवल पीरियड के अंदर जो रूलिंग क्लास थी वह सरकारी कार्यों के अंदर अपना पार्टिसिपेशन करती थी। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द लोकल रूलिंग क्लास हैड स्टेट पोस्ट। जैसे साउथ इंडिया में उसे नायक कहा जाता था, साउथ इंडिया राय, नॉर्थ इंडिया चौधरी एंड राजस्थान राणा। इन अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता था। आगे देखिए, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स। ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स में देखिए क्या बताया गया है। ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स वर दी मेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो ट्रेडर्स व्यापारी और जो शॉपकीपर्स थे यह भी समाज का एक बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट पार्ट थे। देयर वॉज अ क्लास ऑफ प्रोस्पेरियस मर्चेंट्स इन इंडिया। उस समय भारत के अंदर जो व्यापारी वर्ग था वो क्या बहुत खुशहाल था, प्रोस्पेरियस था। सम ऑफ देम आर अमंग द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मर्चेंट एट दैट टाइम। और उस समय इसके अंदर से कुछ मर्चेंट्स, कुछ व्यापारी ऐसे थे जो पूरे संसार में सबसे ज़्यादा अमीर माने जाते थे। सम मर्चेंट क्लासेस यूज टू डू इंटरनेशनल इंटर रीजनल ट्रेड। इनमें से कुछ जो मर्चेंट्स थे वह अंतरराष्ट्रीय और आंतरिक व्यापार भी करते थे। वाइल सम यूज टू डू लोकल रिटेल बिजनेस। और इसमें से कुछ व्यापारी ऐसे थे जो लोकल व्यापार करते थे। पीपल डूइंग रीजनल ट्रेड वर कॉल्ड सेठ, वोहराज एटसेट्रा। और जो रीजनल जो व्यापार करते थे उन्हें सेठ और वोहरा का नाम दिया जाता था। वाइल द रेस्ट वर कॉल्ड ट्रेडर्स और बानिक्स। और बचे हुए जो व्यापारी होते थे उन्हें ट्रेडर्स और बानिक का नाम दिया जाता था। एट दैट टाइम दी मर्चेंट डिडंट बिलोंग टू एनी वन कास्ट और रिलीजन। इस समय के अंदर जो मर्चेंट्स होते थे वह उस समय के अंदर जो व्यापारी वर्ग होते थे उनका कोई एक अलग से कोई कास्ट या रिलीजन नहीं होता था। मर्चेंट ऑफ राजस्थान वर कोल्ड मारवाड़ीज। और जो राजस्थान के जो व्यापारी थे उन्हें मारवाड़ी कहा जाता था। रिच मर्चेंट्स लिव्ड इन दी पोर्ट सिटीज ऑफ इंडिया। जो अमीर जो व्यापारी थे वह भारत की पोर्ट सिटीज के अंदर रहते थे। डिस्पाइट बीइंग रिच होने के बावजूद भी दीज मर्चेंट्स try to show themselves as poor so that they would be saved from plunder and administrative exploitation। हालांकि ये बहुत ज़्यादा अमीर थे उसके बावजूद भी है अपने आप को गरीब दिखाने का प्रयास करते थे ताकि उनके साथ मतलब वो लूट मार से और राज्य के शोषण से वो बचे रहें, एक्सप्लॉइटेशन से। यूजुअली द मर्चेंट लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ देयर हाउसेज। हालांकि जो ज़्यादातर जो व्यापारी थे अपने घर की टॉप जो मंजिल होती थी उसके ऊपर रहते थे। एंड देयर शॉप्स बिलो। और उनकी जो दुकान होती थी, शॉप होती थी, वो नीचे होती थी। देयर वर ऑल्सो 2 स्टोरी हाउसेज ऑफ ट्रेडर्स इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर जो व्यापारी थे उनके 2 स्टोरी डबल मंजिल के मकान होते थे। एंड मर्चेंट्स वर द शॉपकीपर्स। और जो व्यापारी होते थे वो क्या होते, दुकानदार भी होते थे। एंड समटाइम दे यूज टू यूसर्प प्रॉपर्टीज एंड गिव मनी ऑन इंटरेस्ट। और कई बार वह अपनी सूदखोरी का कार्य भी करते थे और ब्याज पर धन भी देते थे। तो बच्चों ये आज हमने इसका लगभग बेटा आज हमारा हाफ टॉपिक हो चुका है।
ये जो हमारा इंडियन सोसाइटी था उसके बारे में हम हाफ इसका डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है वह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आई होप बेटा आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।